नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल सुनील एकेडमी। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज सीटेट के परीक्षा का आयोजन किया गया था। उम्मीद है कि आप लोग का पेपर अच्छा गया होगा। आज का जो क्वेश्चन था, खासकर सीडीपी का, वो क्वेश्चन जो था इजी टू मॉडरेट था। लेकिन ऐसा था कि लैंग्वेज इसका बहुत ज़्यादा था, इसलिए टाइम टेकन था। इसमें जो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी था। बहुत सारे बच्चे जो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन को लास्ट में छोड़ दिए हैं या गलत भर दिए हैं। तो देखिए, देखते हैं आज का सीडीपी का क्वेश्चन और इसको आप मिलान कर लीजिएगा आंसर की के साथ, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक देखिए शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोण से अवगत कराना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, ऐसे कराना चाहिए डिफरेंट टाइप से। कारण क्या दिया है कि जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं, तो वो क्या करते हैं, समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमता को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। देखिए, ये हार्ड नहीं है, क्वेश्चन जो है इजी है, लेकिन टाइम टेकन है। ये पूरा लैंग्वेज इतना लंबा लंबा है कि इसमें पढ़ने में आपको थोड़ा समय लग जाता है, ठीक है, और समझने में। तो क्वेश्चन जो था इजी टू मॉडरेट ही था, कोई भी मतलब हार्ड शिफ्ट नहीं था इसका, मतलब सीडीपी की लेवल की बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। तो अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए? प्रतिस्पर्धा, रटना, याद करना, ये सब तो कुछ है नहीं, ये सब नेगेटिव वर्ड है। मारेंगे 1। समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना, 1 नंबर इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता क्या है, मतलब देखिए, इसके बारे में देख लेते हैं कि विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में देखना चाहिए। तो नहीं, बाधा तो पहले ही काट देना है। को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखना चाहिए, नहीं, ये भी गलत हो गया। को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही होगा कि उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है, यानी रेशनल टू इम्पेरिकल। तो ये नहीं है, 1 नंबर गलत है। जटिल से नहीं करना है, समान से विशिष्ट की ओर। तो अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं, मूर्त से अमूर्त की ओर जाएगा, समान से विशिष्ट। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब देखिए, क्वेश्चन ईजी है, आराम से आप पढ़ सके इसको। लेकिन वही है कि टाइम टेकन आपको करना जरूरी होता है इसमें, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो लंबा लंबा लैंग्वेज दे देगा, आप पढ़ने में ही समय ले लीजिएगा। इसलिए जो सीडीपी का सेक्शन होता है, ये एकदम जल्दी होने वाला सेशन रहता है। मतलब 15 मिनट में आप लोग 30 सीडीपी आराम से कर जाइएगा। लेकिन यही है कि लैंग्वेज जो थोड़ा ज़्यादा दे देता है, इसलिए थोड़ा समय लग जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है, नहीं बोल रहा है। तो देखिए, वैचारिक संगठन, वर्गीकरण, गैर प्रासंगिकरण। तो देखिए, गैर प्रासंगिकरण, वैचारिक संगठन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैटेगराइजेशन, यानी वर्गीकरण नहीं करना है, ठीक है। वर्गीकरण कोई भी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। तो ये वर्गीकरण जो कर देते हैं ना, यही योगदान नहीं देती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। तो उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना, ये सही है। उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना, स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित, ये तो गलत है। कठिन समस्याओं से ये भी नहीं है, कठिन समस्या से क्यों बचेगा। उन्हें समस्या तैयार समाधान उपलब्ध कराना, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के लिए अवसर देना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है कि अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखना, हाँ गलत है। आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, बच्चों के अधिगम पर, शिक्षक के नियंत्रण पर, सीखने में पुनर्बलन की भूमिका, ये सब गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, इंपोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, यही सही है। इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। तो ये इसका अभी सही है।
अभिकथन जो है ये सही है। अब कारण देखते हैं कि सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम भी होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चे के संकल्पनात्मक योग्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए मानकीकृत पाठ्यक्रम सामाजिक अलगाव नहीं रहता, तो इस सामाजिक से संबंधी ये सही हो जाता है, लेकिन यहाँ अलगाव है इसलिए ये भी गलत। मूर्त पुरस्कार ये भी गलत। सहकर्मी सहयोग पीर कोलैबोरेशन पीर को देखिए लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि ये हमेशा सामाजिक अंतःक्रिया के स्वरूप को देखते हैं, जो भी सांस्कृतिक और सामाजिक के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो यहाँ पीर कोलैबोरेशन है, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक यानी प्राइवेट स्पीच मतलब इनर वाक जो है अंदर का, मतलब जब हम लोग कुछ काम करते हैं तो बोलते रहते हैं कुछ, तो इसके बारे में क्या बताया गया कि बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रण करने का एक तरीका है, विकासात्मक देरी का संकेत है, ये गलत है। बच्चों के लिए काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का तरीका है, संज्ञानात्मक और अपरिपक्वता का प्रतीक है, तो ये भी गलती है। अब देखिए 1 और 3 में थोड़ा कन्फ्यूजन है, देख लेते हैं एक बार फिर से। बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, इन ए वे ऑफ चिल्ड्रन टू रेगुलेट देयर ऑन थिंकिंग, इन ए वे फॉर चिल्ड्रन टू कम्युनिकेट विद देयर इमेजिनरी फ्रेंड्स। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है, एक बटन क्या है, जिंदा है, क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच क्या है, परिकल्पिक निगमनात्मक चिंतन है, ये गलत है। केंद्रीयन और क्या है ये, जीववादी चिंतन, एक है परगमनात्मक तर्क। तो देखिए यहाँ इसको पहले काट देंगे, ये भी जो है ये भी नहीं होगा। अब है एक सेंट्रेशन और एक है जीववादी चिंतन, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जीववादी चिंतन। जब भी कोई पियाजे कहते हैं, जीन पियाजे कहते हैं कि जब भी 4 वर्ष की अपर्णा क्या करिए, अपने बटन को, जैसे एक उदाहरण बताया गया था कि सांप रख देते हैं, मिट्टी का सांप बना देते हैं, वो चलने लगेगी, तो ये सब क्या है, ये जीववादी चिंतन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं कि शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश संस्था है, शैशवावस्था बोल रहा है, तो शैशवावस्था समाजीकरण की प्राथमिक अवस्था है, यानी ये 4 हो जाएगा, ठीक है। माध्यमिक तृतीयक ये प्राथमिक है, तो फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें देखिए लेव वाइगोत्स्की से कई सारे प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास का एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में ये नहीं है। सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं, हाँ। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है, तो देखिए भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जो भाषा विकास जो होता है वो संज्ञानात्मक विकास को क्या करता है, सुगम बनाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के अनुसार बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए, तो ये किसमें है, गुड बॉय गुड गर्ल का जो दिया गया है कोहलबर्ग द्वारा, ये किस अवस्था में, तो ये है दूसरा अवस्था, यानी पारंपरिक यानी कन्वेंशनल लेवल। प्री में नहीं होता है, पोस्ट में भी नहीं होता, ये द्वितीय है, यानी कन्वेंशनल लेवल की बात कही गई है। गुड बॉय गर्ल बॉय का जो सिद्धांत है वो कन्वेंशनल स्टेज में है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि शिक्षकों और साथियों जैसे अधिकार जानकर अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यकता, समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करती है, ठीक है। अब इसका कारण देख लेते हैं। सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है, ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर एक नहीं, दोनों व्याख्या करता है, तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ए और आर दोनों सही है और आर एक ही क्या करता है, सही व्याख्या करता है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो अधिगम के लिए आकलन बोला है तो विद्यार्थियों को प्रदर्शन तुलना नहीं करना है, प्रतिपुष्टि प्रदान जिसका उपयोग उनके अधिगम को सुधार के लिए, ये अभी तक सही है।
पहचान कर धीमे धीमे सीखना, ये भी नहीं, ये विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, ग्रेड करना, ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल है। तो देखिए 3 वर्ष तो नहीं होगा, 3 वर्ष क्यों होगा भाई, इतना छोटा बच्चा को पहेलियाँ क्या पसंद आएगा भाई। 1 वर्ष तो और नहीं होगा, 12 वर्ष आगे चला जाएगा, 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। कैरल गिल्गिन, देखिए कैरल गिल्गिन जो है वो हिंज वाली कहानी जो है उसमें आलोचना किया था किसका, कोहलबर्ग को। जो कोहलबर्ग जो हिंज का कहानी बताए थे, जो हिंज दवा चोरी कर लेता है उसका, तो देखिए वो नारीवाद दृष्टिकोण से है, ठीक है। तो इसीलिए आलोचना की थी कैरल गिल्गिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन के मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिर स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रेशन। देखिए सेंट्रेशन इसका जो जीन पियाजे के अनुसार जो है वो जीन पियाजे ये तो कभी परागण ट्रांसेक्शन जो है, ट्रांसडक्शन जो है, डिसेंट्रेशन, कॉसेशन, देखिए ये सब तो पढ़ाया ही नहीं है। उसका जो भी आता है सेंट्रेशन में ही, वो जितना जो चीज़ है वो पियाजे के अनुसार पढ़ाए हैं, तो उसमें सेंट्रेशन जो शब्द है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सेंट्रेशन। ये सब तो उसका शब्द ही नहीं है। पियाजे का जानते हैं, जब भी पढ़े हैं तो पियाजे का देखे होंगे, ये सब जो है इसका पियाजे के कोई भी डिफिनीशन में ये सब शब्द ही नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि प्रतिभावान जो बच्चों है को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है। तो वो विसर्जन, त्वरण, विभेदन या संवर्धन। तो देखिए इसका राइट आंसर सही है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, एसिलरेशन, ठीक है। आइए डिस्ग्राफिया से संबंधित लिखने और डिस्ग्राफिया है तो यहाँ लिखने से संबंधित हो जाएगा, यानी एक मनोवैज्ञानिक विकार जिसकी विशेषता ध्यान है, ये तो ADHD हो जाएगा, इसका तो ADHD हो जाएगा, HD। एक तंत्रीय विकार जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों, यही होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए क्या, पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, ठीक, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, ठीक, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, ठीक, विविधता को एक बाधा के रूप में नहीं देखना है बाबू। 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1 2 3 यानी 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है कि हॉवर्ड गार्डनर, आ गया बहुबुद्धि सिद्धांत। हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास क्या होता है और मूर्तिकार के पास क्या होता है। मूर्तिकार के पास क्या होता है, स्पेशल इंटेलिजेंस, इसको याद रखना है। और जैसे दर्शन शास्त्री आपको नहीं पता है तो आप मूर्तिकार से भी निकाल सकते हैं। मूर्तिकार के पास क्या होता है, एक स्पेशल इंटेलिजेंस होता है, वो अपना दिमाग में बैठा लेता है और एक मूर्ति बना देता है। तो इसका राइट आंसर देखिए स्पेशल कहाँ पे दिया गया है, तो स्पेशल है दूसरा में, यहाँ है स्पेशल, एक ही जगह दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अंतर्व्यक्ति और द्विक स्थान, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 24 नंबर, निम्नलिखित में से स्वालीनता वाले विद्यार्थियों की विशेषता कौन सी है, विशिष्ट विशेषता जो है कौन सी है। तो संवाद कौशल का उच्च स्तर नहीं होगा, क्योंकि स्वालीनता वाला जब भी बोलने में थोड़ा हिचकिचाता है, तो ये नहीं है। बार बार दोहराव, आवर्ती व्यवहार, कल्पना को तथ्य से अलग करना, उन्नत सामाजिक भावात्मक ये नहीं है, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार इसका राइट आंसर है, 24 का 2 हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक यानी ग्रॉस मोटर स्किल में ज़्यादा मसल का यूज होता है। तो देखिए कागज़ का टुकड़ा, ये भी नहीं, ये तो फाइन मोटर स्किल हो गया, ये भी फाइन मोटर स्किल। और ये 4 नंबर तैरना में ज़्यादा मसल का यूज होता है, इसलिए ये ग्रॉस मोटर स्किल है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 26 नंबर है कि भौतिक वृद्धि और विकास जो है विकास की डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो देखिए जो भौतिक वृद्धि जो है ये क्या करते हैं कि भौतिक वृद्धि जो है शीर्षगामी यानी अवरोही क्रम और समीपस्थ आंतरिक से बाहरी की ओर जो है इसका सिद्धांत का पालन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, इसका 4 नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रारंभिक बाल अवस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल अवस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। तो देखिए प्रारंभिक बाल अवस्था की बात कर रहा है, तो प्रारंभिक बाल अवस्था में धीमा होता है, थोड़ा कुछ हद तक आत्मकेंद्रित होता है, जबकि मध्य बाल अवस्था में स्थिर हो जाता है और तार्किक
चिंतन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसका 27 नंबर का, देखिए 27 नंबर क्या है, प्रारंभिक बाल अवस्था में वृद्धि। प्रारंभिक में वृद्धि जो होती है वो स्थिर तो नहीं होती है, धीरे धीरे बढ़ती है, और उसके बाद में मध्य बाल अवस्था में क्या होता है, धीमा हो जाता है। देखिए इसका ना कन्फ्यूजन है, 3 और 4 में कन्फ्यूजन है। ठीक है, इसको हम कंफर्म नहीं करते हैं, लेकिन 3 ऐसे 3 होगा, लेकिन 4 भी इसका हो सकता है, इसका कन्फ्यूजन है थोड़ा हम। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा 27 नंबर। 28 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो कक्षा की शुरुआत में क्रियाओं के उपयोग के बारे में अपनी समझ कैसे बदलनी है, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं, वाक्य में संज्ञा क्रिया के बीच का संबंध, क्रिया की परिभाषा क्या है। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने, वो सोच पर विचार करना है, तो कक्षा की शुरुआत में क्रियाओं के उपयोग के बारे में अपनी समझ कैसे बदली जाए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 29 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण। तो देखिए अगर असफल हो जाता है तो ऐसा नहीं करना है कि उसके कारण हम असफल हो गए। परीक्षा में फेल हो मेरा दोस्त, ये भी नहीं है। अच्छे अंक नहीं मिले, ये भी नहीं है। शिक्षा कहीं पक्षपाती हो गया। ग्रेड हुआ प्राप्त कठोर तरीका मैं परीक्षा में, क्योंकि मैं पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। तो यही इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है CDP का। देखिए क्या कहता है कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड्डियों को खिलौने के रूप में चुनती है, जबकि लड़के जो है कारों को खेलना पसंद करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। इसका कारण देख लेते हैं। बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A और R दोनों सही है, और R क्या करता है, एक ही सही व्याख्या करता है। तो देखिए ये 30 प्रश्न जो CDP के थे हार्ड नहीं थे, नॉर्मल क्वेश्चन थे, लेकिन जो इसका लैंग्वेज है वो काफ़ी लंबा था, तो इसको पढ़ने में थोड़ा समय लग जाता है। तो यही होता है क्या कि टाइम टेकन आपको CDP में करना है। बाकी जो सब्जेक्ट है जैसे EVS में भी थोड़ा आप जल्दी कर सकते हैं, लेकिन टाइम टेकन आपको लग जाएगा कहाँ। अगर फर्स्ट पेपर है, पेपर 1 है इसका CTET का, तो मैथ थोड़ा ईजी होता है, ज़्यादा भारी भी नहीं होता, ईजी टू मॉडरेट ही होता है। लेकिन टाइम टेकन आपको कहाँ देना, बचाना पड़ेगा, हिसाब से चलाना पड़ेगा लास्ट इंग्लिश और हिंदी में, क्योंकि उसमें क्या होता है पैराग्राफ होता है, उसको पढ़ के पूरा ध्यान से उसका क्वेश्चन सोल्व करना होता है। तो आपको समय जो लगता है वहाँ लग जाता है। CDP में आप अच्छे से कर सकते हैं। आपका 30 में 25+ तो होना ही चाहिए। ये 25+ है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा जो CDP था इसमें आपको 28 29 लाना अनिवार्य है, क्योंकि इतना मतलब कोई हार्ड नहीं था आपका CDP इस पेपर में। तो ठीक है, देखिए आप लोग मिला लीजिएगा अपना, देखिए कितना आया है। EVS का हम पहले अपलोड कर चुके हैं, तो EVS में मिला लीजिएगा आप लोग। आगे हम देखते हैं, आगे मैथ का भी अपलोड करेंगे और हिंदी इंग्लिश का भी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे बिहार शिक्षक बहाली से जो भी न्यूज़ आती है वो हम आपको ज़रूर पहुँचाएँगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।